सुबह वाली क्लास जो थी ज्योग्राफी की वो मैंने रिकॉर्डेड डलवा दी थी, नेट का इशू था इस वजह से क्लास लाइव नहीं हो पाई थी, फिर मैंने वो रिकॉर्ड की 2 घंटे मतलब 1.5 घंटे की क्लास रिकॉर्ड की और मैंने डलवा दी थी। अगर किसी ने सुबह वाली ज्योग्राफी की क्लास नहीं देखी है तो उसे देख लेना, वो सुबह मैंने ही डलवा दी थी, 1.5 घंटे की वो क्लास है ना, जिसमें हमने टाइगर रिजर्व और एग्रीकल्चर को कंप्लीट किया था। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री को लेकर बात करें तो केमिस्ट्री में हम किसको लेकर बात कर रहे थे, एटॉमिक थ्योरीज को लेकर बात कर रहे थे। और एटॉमिक थ्योरी में हमने किस किस को पढ़ लिया था एक बार बताना जरा, कहां तक की एटॉमिक थ्योरी को पढ़ चुके थे, कहां तक की एटॉमिक थ्योरी को पढ़ चुके थे। आज जो आज हेडिंग आ रही है वो है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, है ना, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, मॉडल एटॉमिक थ्योरी ऑफ रदरफोर्ड, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, इसको लेकर आज की क्लास में सबसे पहली स्टार्टिंग हम कर रहे हैं। क्या कहता है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, इसको समझिए। अगर रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को लेकर बात करें तो हमने क्या कहा था, हमने ये कहा है ना, थॉमसन पढ़ लिया तो बहुत बढ़िया। ठीक, अगर मैं बात करूं रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को लेकर तो रदरफोर्ड ने अल्फा किरणों का यूज किया, है ना, अल्फा किरणों का यूज किया और एक गोल्ड की फॉइल ली, है ना। दोनों चीजों को बड़े अच्छे से समझेंगे। रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट जो है उसने अल्फा किरणों को लिया जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और इसने एक गोल्ड की फॉइल ली, किसकी फॉइल ली, गोल्ड फॉइल ली, है ना, गोल्ड फॉइल ली, और गोल्ड फॉइल पर अल्फा किरणों की बमबारी की, अल्फा किरणों को गिराया, है ना, अल्फा किरणों को गिराया इस पर। तो इन्होंने एक चीज देखी, इन्होंने क्या देखा, इन्होंने जब अल्फा किरणों को गिराया तो इन्होंने देखा कि जब हमारे पास अल्फा किरणें जा रही है, अल्फा किरणों का कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है ना, तो इन्होंने देखा कि बहुत ज्यादा, है ना, बहुत ज्यादा अल्फा किरणें जो है वो सीधी निकल जा रही हैं। बहुत ज्यादा अल्फा किरणें क्या है, इस तरीके से समझिएगा, मान लीजिए ये कोई फॉइल है ना, ये फॉइल का पार्ट है, ठीक है ना, ये फॉइल है, ठीक, गोल्ड फॉइल है। तो इन्होंने क्या किया, यहां पर अल्फा किरणें गिराई, है ना, अल्फा किरणें गिराई, तो इन्होंने देखा कि बहुत ज्यादा एक तरीके से, इस तरीके से समझिएगा आप, थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखाते हैं तब समझ में आएंगे आपको चीजें। ये मान लीजिए कोई गोल्ड फॉइल है, ये क्या है, कोई गोल्ड फॉइल है, पूरा पकड़ के, ये कोई गोल्ड फॉइल है, ठीक है, गोल्ड फॉइल है, और इसके बीच में कोई चीज बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इस चीज को समझिएगा। इन्होंने क्या किया, इस गोल्ड फॉइल पर अल्फा किरणों की बमबारी की, किसको गिराया, अल्फा किरणों को गिराया, अल्फा किरणों को इन्होंने गिराया। जब इन्होंने अल्फा किरणों को गिराया तो इन्होंने देखा बहुत ज्यादा अल्फा किरणें जो है वो सीधी निकल जा रही हैं, बहुत ज्यादा अल्फा किरणें क्या है, वो सीधी निकल जा रही हैं, ठीक है ना। अच्छा, कुछ अल्फा किरणें जो है वो टकराकर वापस लौट रही हैं, क्या कर रही हैं, टकराकर वापस लौट रही हैं, कुछ अल्फा किरणें इस तरीके से, इस तरीके से वापस लौट रही हैं अल्फा किरणें टकराकर, ठीक है। तो इन्होंने एक सिद्धांत दिया, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा क्योंकि इन पर पॉजिटिव चार्ज है अल्फा किरणों पर, है ना, और बीच में अगर ये वापस लौट रही है टकराकर तो सीधी सी बात है उन पर भी पॉजिटिव चार्ज रहा होगा, है ना, उन पर भी क्या रहा होगा, उन पर भी पॉजिटिव चार्ज रहा होगा। तो इन्होंने कहा कि जब हम अल्फा किरणों की बमबारी मैंने किस पर की, मैंने गोल्ड फॉइल पर की, तो बहुत ज्यादा किरणें जो है वो सीधी निकल गई। तो इसका मतलब परमाणु का बहुत बड़ा हिस्सा खाली है, क्या है, खाली है, बहुत बड़ा हिस्सा, है ना, और उसके बीच में कोई कठोर चीज है जिसमें पॉजिटिव चार्ज है। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव टकराए तभी तो रिफ्लेक्ट किया। तो इसका मतलब केंद्र में एक बहुत ठोस चीज है जिसमें पूरे के पूरे परमाणु का द्रव्यमान निहित है, मास निहित है ना, पूरा का पूरा मास किसमें है, इसी बीच वाले पार्ट में है। इसी को इन्होंने केंद्रक यानी न्यूक्लियस बोला। इसको क्या बोला इन्होंने, इसको बोला न्यूक्लियस, केंद्रक बोला। इन्होंने कहा इस केंद्रक में पूरे के पूरे परमाणु का द्रव्यमान निहित है, और ये कैसा है, ये पॉजिटिव है ना, ये कैसा, ये पॉजिटिव है, क्लियर है ना, ये कैसा है, पॉजिटिव है। तो इनका सिद्धांत क्या कहता है, सबसे पहली चीज रदरफोर्ड ने, है ना, अल्फा किरणों की बमबारी गोल्ड फॉइल पर की, जिसने इन्होंने देखा कि बहुत ज्यादा अल्फा किरणें जो है वो सीधी निकल जा रही हैं। इसका मतलब ये है कि परमाणु का बहुत बड़ा क्षेत्र खाली है। अच्छा, इन्होंने देखा कि कुछ किरणें जो है टकराकर वापस लौट रही है, तो इन्होंने कहा इस बीच वाले भाग में पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि मेरी अल्फा किरणों पर भी पॉजिटिव चार्ज था और पॉजिटिव पॉजिटिव रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। इन्होंने कहा ये ठोस चीज है बीच में जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, जिसको इन्होंने केंद्रक नाम दिया, न्यूक्लियस नाम दिया, है ना, न्यूक्लियस नाम दिया, नाभिक नाम दिया, ठीक है। तो एक बार आप केंद्रक बोल सकते हैं, नाभिक बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, है ना, ज्यादा वो मत करिए। तो एक बार इस पॉइंट को बनाकर लिखेंगे, आपने क्या लिखेंगे, सबसे पहला पॉइंट बनाकर लिखेंगे आप, रदरफोर्ड ने, यहां पर लिखेंगे सबसे पहला पॉइंट, रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में अल्फा किरणों की बमबारी, अल्फा किरणों को गोल्ड फॉइल पर डाला, गोल्ड फॉइल पर डाला, तो इन्होंने देखा ज्यादातर किरणें सीधी निकल रही हैं, इसका मतलब परमाणु का बड़ा भाग खाली है, बड़ा भाग खाली है, बड़ा भाग खाली है, ठीक है। हाँ, इसके अलावा हम बात करें, आप लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में, इधर पॉइंट नंबर पर अब दूसरा बनाकर लिखेंगे, कुछ किरणें टकराकर वापस लौट गई, इसका मतलब केंद्र में
पूरे परमाणु का द्रव्यमान है, द्रव्यमान यानी मास है जो पॉजिटिव है, जो कैसा है, जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, ठीक है, जो कि पॉजिटिव है, ठीक है, जो कि पॉजिटिव है। क्लियर है? तो यहां तक की चीजों को पहले ये बताएंगे, यहां तक कोई दिक्कत समस्या तो नहीं है, फिर उसके आगे के पोर्शन को लेकर बात करेंगे। और इसी को क्या बोला आप देखेंगे, इसी को इन्होंने केंद्रक बोला, इसी को इन्होंने नाभिक बोला, इसी को इन्होंने नाभिक बोला, न्यूक्लियस बोला, नाभिक बोला, जो बीच में बड़ा भाग पॉजिटिव है जिससे टकराकर वापस आई किरणें, उसी को नाभिक बोला। यहां तक अगर दिक्कत है तो एक बार मुझसे पूछो, वरना इनके और ज्यादा फैक्ट जो है बाकी की चीजों उसको लेकर बात करेंगे, पहले यहां तक की चीजों को लेकर मुझे बताओ। हाँ, न्यूक्लियस में क्या है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। मैंने आपको बताया, मतलब अभी नहीं बताया, मैंने आपको कल ये बताया था, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, न्यूट्रस, कोई चार्ज नहीं होता है। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसका मतलब न्यूट्रस और पॉजिटिव चार्ज दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, पॉजिटिव चार्ज। तो सीधी सी बात वही तो है, बीच में क्या है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ही तो है ना, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ही तो है, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक बहुत बढ़िया। अगर इसके आगे की और हम बात करें नेक्स्ट, तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा कि जो हमारे पास ये जो आप कह रहे हो ना, जो आप कह रहे हो ये जो हमारे पास बीच वाला भाग है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, जिसे हम केंद्रक कह रहे हैं, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से ये बीच में जो हमारे पास एक पार्ट है, जिसे आप क्या कह रहे हो, जिसे आप कह रहे हो केंद्रक, है ना, और इसमें कैसा चार्ज है, आप कह रहे हो सर इसमें पॉजिटिव चार्ज है ना, क्योंकि किरणें क्या है, क्योंकि किरणें वापस टकराकर लौट रही हैं, है ना, वापस टकराकर लौट रही हैं। अच्छा, तो इन्होंने कहा जो इलेक्ट्रॉन है जिन पर नेगेटिव चार्ज है ना, जिन पर नेगेटिव चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इसी केंद्रक के चारों ओर जो है अलग अलग कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, इस तरीके से अलग अलग कक्षाओं में क्या है, अलग अलग कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, इन्होंने ये कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो अलग अलग कक्षाओं में यहीं पर क्या करते हैं, यहीं पर चक्कर लगाने का काम करते हैं, इसी पॉजिटिव पार्ट के चारों ओर। आप कहेंगे सर यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ये तो बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। तो यहां पर दिक्कत क्या आई, यहां पर दिक्कत आई, इन्होंने कहा कि इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन ऐसे ही चक्कर लगाते हैं, एक केंद्रक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन ऐसे ही चक्कर लगाते हैं जैसे कि सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं, जैसे सोलर सिस्टम है सेम उसी तरीके से चक्कर लगाते हैं। लेकिन इन्होंने क्या कमियां छोड़ दी, इन्होंने कमियां ये छोड़ दी, इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, अब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं तो अपनी ऊर्जा खत्म करेंगे, और ऊर्जा खत्म करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जब ऊर्जा खत्म करेगा तो इस कक्षा में जाएगा, जब ये ऊर्जा खत्म करेगा तो इस कक्षा में जाएगा, और जब ऊर्जा खत्म करेगा तो इस यहां पर आकर केंद्रक में आ जाएगा, और केंद्रक में आ जाएगा तो इसका मतलब परमाणु खत्म हो जाएगा। तो इन्होंने ये नहीं बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कक्षाओं में गति तो करते हैं, जैसे कि सोलर सिस्टम में ग्रह सूर्य के चारों ओर करते हैं, लेकिन वो किस तरीके से करते हैं ये उन्होंने नहीं बताया, है ना, ये उन्होंने नहीं बताया। ठीक है, तो ये चीज आप पॉइंट बनाकर लिखेंगे। यहां पर किस तरीके से लिखेंगे, आप लिखेंगे रदरफोर्ड ने बताया कि रदरफोर्ड ने कहा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर ऐसे ही गति करते हैं जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रह करते हैं। क्लियर है यहां तक की चीजें, एक बार मुझे फटाफट से आप बता देंगे, है ना। और इन्होंने ये भी नहीं बताया किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इनकी भी ये कमियां थी, है ना, इनकी कमियां थी। ठीक है, तो मैं एक बार रिपीट करूं चीजों को, आप पहले यहां से ये वाला पॉइंट पहले नोट डाउन करेंगे, फिर उसके आगे वाला फिर मैं रिपीट करूंगा, फिर इनकी कमियों को लिखेंगे, इस मॉडल की क्या कमियां रही। हाँ, एक बार इसे नोट डाउन करो पूरा का पूरा, है ना, फिर हम इसकी कमियों को लेकर बात करेंगे। आगे होगी बात चलिए, अभी आगे होगी दिल की आवाज थी, दिल की। अभी आप तुम दिल की आवाज नहीं सुन पाते हो क्या, दिल की आवाज नहीं सुन पाते हो ना, नहीं सुन पाई ना फिर आज दिल की आवाज कैसे होगा, आप भी नहीं सुन पाई, वो भी नहीं सुन पा रही हैं, ये भी नहीं सुन पा रहे हैं, कैसे होगा ऐसे,
चलिएगा नेक्स्ट आगे क्यों बढ़ते हैं। तो मैं क्या कह रहा हूं, मैंने ये कहा जो रदरफोर्ड थे उन्होंने क्या लिया, उन्होंने अल्फा किरणों को लिया, अल्फा किरणों का पॉजिटिव चार्ज था, तो उन्होंने कहा कि जब मैंने अल्फा किरणों की बमबारी की तो बहुत ज्यादा अल्फा किरणें जो सीधी निकल गई, इसका मतलब परमाणु का बहुत ज्यादा भाग खाली है। इसके अलावा कुछ किरणें रिफ्लेक्ट हुई, अल्फा किरणों का पॉजिटिव चार्ज था तो बीच में पॉजिटिव होगा तभी तो रिफ्लेक्ट किया होगा। तो उन्होंने कहा केंद्र में पूरा का पूरा परमाणु का द्रव्यमान निहित है, जिसे हम केंद्रक यानी नाभिक बोल सकते हैं, जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, जिस पर क्या, जिस पर पॉजिटिव चार्ज है। इन्होंने कहा इसी पॉजिटिव चार्ज यानी इसी नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन गति करते हैं अलग अलग कक्षाओं में, है ना, किस तरीके से, जैसे सूर्य के चारों ग्रह चक्कर गति करते हैं। इन्होंने ये नहीं बताया किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, और जब इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी तो लॉस करेगा, अब एनर्जी लॉस करेगा तो वो आगे वाली कक्षा में गिरेगा, फिर इस कक्षा में गिरेगा लॉस होकर, फिर इसमें गिरेगा, ऐसे तो पूरा का पूरा परमाणु खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। तो ये इनकी ड्रॉबैक रही, इनकी कमियां रही। तो एक बार आप लिखेंगे, पॉइंट बनाकर लिखेंगे यहां पर रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की, परमाणु मॉडल की कमियां, कौन कौन सी कमियां रही रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में। ठीक है, एक बार इस चीज को समझेंगे आप। सबसे पहला आप लिखेंगे, सबसे पहला आप लिखेंगे, हाँ, आप लिखेंगे जब इलेक्ट्रॉन गति करेगा, गति करेगा तो ऊर्जा का लॉस करेगा, तो ऊर्जा का लॉस करेगा, लॉस करेगा, करेगा और नीचे वाली कक्षा, नीचे वाले ऑर्बिट में चला जाएगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑर्बिट में चला जाएगा और उसके बाद नाभिक में चला जाएगा, और इस तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव मिलेंगे तो खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो आप लिखेंगे और लॉस करेगा और कम ऊर्जा वाले, कम ऊर्जा वाले ऑर्बिट में चला जाएगा, ऑर्बिट में चला जाएगा, जाएगा और एक कंडीशन ऐसी आएगी, एक स्थिति ऐसी आएगी, एक कंडीशन ऐसी आएगी, आएगी जब परमाणु नाभिक में गिर जाएगा, सॉरी, जब इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा, नाभिक में गिर जाएगा, गिर जाएगा और परमाणु और एटम यानी परमाणु खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है ना। यही इसकी कमियां थी, है ना, यही इसकी कमी थी। इसके अलावा आप लिखेंगे, इन्होंने, फर्स्ट तो ये हो गया, दूसरा लिखेंगे इन्होंने ये नहीं बताया, ये नहीं बताया किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, किस ऑर्बिट में, किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, ये इनकी कमियां थी। लेकिन एक नोट बनाकर लिखना, ऑर्बिट मतलब कक्षा, ऑर्बिट मतलब कक्षा, किस कक्षा में, ऑर्बिट मतलब कक्षा, ऑर्बिट का मतलब ये वाला पार्ट, किस ऑर्बिट में कितने, ये कक्षा है दूसरी तीसरी, है ना, इस तरीके से किसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। एक पॉइंट बनाकर लिखना, नोट बनाकर लिखेंगे। नाभिक के बारे में सबसे पहले बताने वाले व्यक्ति रदरफोर्ड ही थे। आप लिखेंगे नाभिक के बारे में सबसे पहले, नाभिक के बारे में सबसे पहले रदरफोर्ड ने बताया, रदरफोर्ड ने बताया, नाभिक के बारे में सबसे पहले किसने बताया, रदरफोर्ड ने बताया, है ना। ठीक है, क्लियर है यहां तक की चीजें, बहुत बढ़िया। तो यहां तक मुझे बताएंगे इस कंसेप्ट को पढ़ के आपको कैसा लगा, सबसे पहली चीज। नेक्स्ट हम आगे की ओर बात करेंगे नील्स बोर का परमाणु मॉडल, नाइल बोर्स परमाणु मॉडल। नहीं, परमाणु को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, नहीं देखा जा सकता। एक बार आकार लिख लेते हैं ना, आकार लिख लेते हैं क्या होगा। ठीक है, एक बार बहुत अच्छा क्वेश्चन एक लड़की ने पूछा है, एक बार हम लिख लेते हैं ना, चलेगा। यहां तक की चीजों को लिखेंगे, यहां तक की चीजें लिख ली, एक बार मुझे बता तो दिया करो, नोट डाउन कर दिया है ना। नेक्स्ट आगे क्यों रहते हैं, एक बार एक पॉइंट बनाकर लिखना, एक चीज समझना, ये हमारे पास क्या है, ये मेरे पास पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा मेरे पास परमाणु है ना, पूरा का पूरा क्या है, परमाणु, ये वाला, ये रहा, ये क्या है, परमाणु है। चलिएगा, ये वास्तव में बोर्ड पर कलर नहीं भरा जा रहा, आपकी जिंदगी में रंग भरे जा रहे हैं। एक दिन ये रंग जो आपकी जिंदगी में भरे जाएंगे जब आप जॉब ले लोगे, यही वो रंग है जो मैं भर रहा हूं, इसलिए मुझे थैंक यू बोलना। ठीक है, चलिएगा। और बीच में क्या है, इसमें बीच में जो है, इसमें क्या है अपने सर, बीच में इसमें हमारे पास न्यूक्लियस है, नाभिक है ना, नाभिक है।
ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूं किसको लेकर, सबसे पहले मैं बात करूं, ये जो मेरे पास पूरा का पूरा परमाणु है, इसका आकार कितना होगा, 10 की पावर माइनस 10 होता है मीटर। ये क्या होता है, परमाणु का आकार होता है, क्योंकि नेगेटिव में जितनी कम पावर उतना बड़ा आकार। और नाभिक का आकार कितना होता है, नाभिक का आकार 10 की पावर माइनस 15 मीटर, 10 की पावर माइनस 15 मीटर। क्लियर है, चीजों को समझे। आप कहेंगे 15 मीटर बड़ा होना चाहिए, भाई नेगेटिव में है, छोटा तो नेगेटिव पावर होगी, है ना, ज्यादा। तो 10 की पावर माइनस 15 किसका आकार होता है, न्यूक्लियस, नाभिक का आकार होता है। और पूरे के पूरे परमाणु का आकार कितना होता है, 10 की पावर माइनस 10 मीटर का। ठीक है, तो आप एक बार पॉइंट बना के लिख लेना, नाभिक का आकार, नाभिक का आकार, नाभिक का आकार, का आकार कितना होता है, होता है 10 की पावर माइनस, नाभिक पूरे 10 की पावर माइनस 15 मीटर होता है। और 10 की पावर माइनस 15 मीटर कितने के बराबर होता है, एक फर्मी, एक फर्मी के बराबर होता है ना, फर्मी। तो आप लिखेंगे यूनिट ऑफ, यूनिट क्या होगी, नाभिक को नापने की यूनिट क्या होगी, फर्मी होगी, नाभिक को नापने की यूनिट क्या होगी, फर्मी होगी। ठीक है, इसके अलावा लिख लेना आप परमाणु का आकार, यानी एटम का आकार, एटम का आकार कितना होता है, एटम का आकार, आपके एटम का आकार होता है 10 की पावर माइनस 10 मीटर। और ये कितने के बराबर होता है, एक एंगस्ट्रॉम, एक एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। ठीक है, तो आप एक बार पॉइंट बनाकर लिख देंगे, क्या आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप, परमाणु को एंगस्ट्रॉम में नापा जाता है, परमाणु को एंगस्ट्रॉम में नापा जाता है, किसमें नापा जाता है, एंगस्ट्रॉम में नापा जाता है। क्लियर है यहां तक की चीजें, फटाफट से ये पॉइंट बनाकर आप लिखिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्यों बढ़े, नेक्स्ट आगे क्यों बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। यहां तक की चीजें हुई कंप्लीट। अब आएंगे नेक्स्ट मॉडल को लेकर, वो है हमारे पास नील बोर का परमाणु मॉडल। कौन सा, नील बोर का परमाणु मॉडल, नील्स बोर का, बोर का परमाणु मॉडल, परमाणु मॉडल। बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, केवल इन्होंने क्या किया, केवल इन्होंने, है ना, केवल इन्होंने, है ना, केवल इन्होंने क्या किया, केवल इन्होंने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर किया, और कुछ नहीं किया, केवल परमाणु मॉडल की कमियों को दूर किया। अच्छा, क्या परमाणु मॉडल में क्या कमियां थी रदरफोर्ड के में, तो रदरफोर्ड ये नहीं बता पाए थे कि किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, और ऊर्जा अगर कम हो रही है तो एक समय पर परमाणु खत्म हो जाएगा, यही तो हमारे पास कमी थी। अरे हाँ, है ना, तो बाकी तो सब ठीक था, तो उसमें तो छेड़खानी नहीं करेंगे। तो जो कमियां थी उनको दूर किया और अपना परमाणु मॉडल दिया, जिसे कहते हैं नील्स बोर का परमाणु मॉडल। क्या कहते हैं, नील्स बोर का परमाणु मॉडल। तो नील्स बोर ने क्या कहा, नील्स बोर ने जो कक्षाएं आपको दिख रही है ना, ये जो आपको ऑर्बिट दिख रही है, इन्होंने इसको KLMN में बांटा, है ना। इन्होंने कहा जो पास वाली कक्षा है उसकी ऊर्जा कम है, मतलब ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में बांटा, यानी इसकी सबसे कम ऊर्जा इस कक्षा की, यानी इसमें पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा सबसे कम होगी, उसके बाद इसकी ज्यादा होगी, इसकी और ज्यादा होगी, और इसकी सबसे ज्यादा होगी। यानी इसमें जो बाइक चला रहा होगा, इसमें जो इलेक्ट्रॉन भाग रहा होगा, वो सबसे तेजी से भाग रहा होगा, सबसे ज्यादा एनर्जी होगी इसके पास, और इसके पास इससे कम एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन के पास। इसमें जो कक्षा में इलेक्ट्रॉन है उनके पास इससे कम एनर्जी होगी, और सबसे कम एनर्जी उसके पास होगी जो सबसे नाभिक के पास वाली ऑर्बिट है, पास वाली कक्षा है। क्लियर है ना, क्लियर है। तो इन्होंने क्या किया, आप पॉइंट बनाकर लिखेंगे, नील्स बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर किया और अपना परमाणु मॉडल दिया, जिन्होंने उसमें क्या किया, कक्षाओं को बढ़ते हुए ऊर्जा के स्तरों में बांटा, है ना, बढ़ते हुए ऊर्जा के स्तरों में बांटा। ठीक है, तो आप लिखेंगे एक बार, नील्स बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर किया, परमाणु मॉडल की कमियों को दूर किया, है ना, आप और एक परमाणु मॉडल दिया, एक मॉडल दिया। नेक्स्ट लिखेंगे, इन्होंने ऑर्बिट को बढ़ते हुए ऊर्जा स्तर में बांटा, ऊर्जा स्तर ब्रैकेट में लिखना KLM और N में बांटा। ठीक है ना, और इन्होंने कहा हर एक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होगी। हर एक कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, इस कक्षा में भी 2n² इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें भी 2n² इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें भी 2n² इलेक्ट्रॉन होंगे, और इसमें भी 2n² इलेक्ट्रॉन होंगे। अंतर क्या है, n बराबर है किस नंबर की कक्षा है ना, किस नंबर की कक्षा है। जैसे इसके लिए n बराबर 1 होगा, इसके लिए n बराबर 2 होगा, इसके लिए n बराबर 3 होगा, और इसके लिए n बराबर 4 होगा। इसके लिए क्या होगा, इसके लिए n बराबर 4 होगा। बस इतना अंतर है। ठीक है, बस इतना अंतर है। आप लिखेंगे, इन्होंने कहा हर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² होगी। आप लिखेंगे इनके अनुसार प्रत्येक कक्षा में, प्रत्येक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² होगी, 2n² होगी। क्लियर है, जहां n बराबर क्या होगा, 1 2 3 4 डैश डैश डैश, है ना।
डैश डैश डैश। और एन 1 2 3 4 क्या है, किस नंबर की कक्षा है ना, किस नंबर की कक्षा है। जैसे मैं आपसे कहने लगूं, मैं यहां पर एक स्लाइड दे रहा हूं इस तरीके से, ये कुत्तों को पता नहीं रात में क्या क्या अपनी गर्लफ्रेंड की याद आती है, चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं, पता नहीं कौन धोखा देकर इन्हें चली गई है। ठीक है, इन्होंने इस तरीके से बांटा। ये क्या था, ये था हमारे पास पॉजिटिव पार्ट, जिसे हमने क्या बोला, नाभिक बोला, है ना। के सबसे पहली कक्षा है हमारे पास, के कौन सी, के, फिर है एल, फिर है एम, और फिर है एन, फिर क्या है, फिर है एन। ठीक है, अच्छा 2n² होगा, है ना, के को लेकर बात करें, जैसे के में कितने होंगे इलेक्ट्रॉन की संख्या, 2n² होगी। और के के लिए n बराबर क्या होगा, के लिए n बराबर होगा 1, क्योंकि पहले नंबर की कक्षा है। तो के में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इंटू 1 का स्क्वायर, यानी 2 इलेक्ट्रॉन। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, पहली कक्षा में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। अच्छा नेक्स्ट हम बात करें अगला, अब मैं के एल को लेकर बात करता हूं। एल में कितने होंगे, 2n² होंगे, ठीक है ना। यहां n बराबर कितना होगा, n बराबर 2 होगा। तो एल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इंटू 2 का स्क्वायर, यानी एल में कितने होंगे, 2 इंटू 4, यानी 8 इलेक्ट्रॉन किसमें होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे पास एल में। एल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। अच्छा नेक्स्ट हम बात करें कि एल हो गया, एन को लेकर बात करें, एन में भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2n²। और यहां पर एन बराबर कितना होगा, 3 होगा, क्योंकि तीसरे नंबर की कक्षा है। तो एन में कितने होंगे, 2 इंटू 3 का स्क्वायर, है ना, 2 इंटू 3 का स्क्वायर। ठीक, तो हमारे पास कितने होंगे, 9 दूनी 18। एन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एन में होंगे 18। ठीक है, उसके बाद बात करें एन को लेकर, है ना, किसको लेकर, एन को लेकर। एन में भी कितने होंगे, 2n², कितने होंगे, 2n²। यहां पर एन बराबर क्या होगा, क्योंकि चौथे नंबर की कक्षा फोर्थ नंबर की है, तो एन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इंटू 4 का स्क्वायर। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन निकल कर आएंगे, 32, 4 चौक 16 दूनी 32, 32 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, 32 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इस तरीके से इन्होंने क्या बांटा, इस तरीके से इन्होंने किसको बांटा, इस तरीके से इन्होंने, हाँ इस तरीके से उन्होंने कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों को बांटा, है ना। तो ये बता पाए, सबसे पहली चीज तो इन्होंने क्या ड्रॉबैक खत्म किया रदरफोर्ड का, कि किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इस ड्रॉबैक को खत्म करने का काम किसने किया, नील्स बोर ने किया। ठीक है, तो मैं आपसे क्वेश्चन के तरीके पूछूं, अच्छा मुझे बताएंगे आप। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपसे किया कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को किसने दूर किया, क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा मैं कह रहा हूं, किसने सबसे पहले बताया कि किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, क्वेश्चन नंबर 2, है ना। किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 2n, 2n², 3n², 4n। ठीक है, 3 क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन आप लिखेंगे, किसने सबसे पहले इलेक्ट्रॉनों को उनके ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में रखा। समझ गए क्वेश्चन के तरीके नील्स बोर के मॉडल से कैसे बनेंगे, सारे के सारे मॉडल, सारे के सारे क्वेश्चन नील्स बोर के मॉडल को लेकर है। एक आइडिया आपको लगा कि किस तरीके के क्वेश्चन यहां से देखने को मिलेंगे। समझे आप, आपने हाँ पहली कमी दूर की कि किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। इसके बाद भी तो कमियां थी, आपने क्या, एक वो कमी नहीं थी कि इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो एनर्जी का लॉस करेगा, एनर्जी का लॉस करेगा तो नाभिक में गिर जाएगा और परमाणु खत्म हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसको उन्होंने क्या कहा, इन्होंने थ्योरी दी, इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है ना, जिनके पास कम ऊर्जा है, यानी जो के सेल लायक है, के शेल के लायक है, वो के में गति करेंगे, जो एल के लायक है वो एल में गति करते रहेंगे, जो एम के लायक है वो एम में गति करते रहेंगे, और जो एन के लायक है वो एन में गति करते रहेंगे, एन में मूवमेंट करते रहेंगे। मान लीजिए हमें कम ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन, यानी जो के सेल का इलेक्ट्रॉन है कम ऊर्जा का, अब हमें उसे एल में लेकर आना है, तो अगर हम इसे एनर्जी दे देंगे, क्योंकि ज्यादा एनर्जी वाली कक्षा कौन सी है, एल ही तो है, तो अगर हम इसे एनर्जी एक्स्ट्रा दे देंगे तो ये एल में आ जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए एम कक्षा का इलेक्ट्रॉन है जिसे हमें एल में लेकर जाना है, तो हम एनर्जी का लॉस करेंगे, तभी ये मूवमेंट पॉसिबल है। वरना जैसे इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं वैसे ही करते रहेंगे जैसे ग्रह गति करते हैं सूर्य के चारों ओर, जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रह गति करते हैं। समझे इस चीज को, मैंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि भैया फिक्स है, हमने बांट दिया, इसमें सबसे कमजोर बच्चे हैं, इसमें और होशियार बच्चे हैं, इसमें और होशियार बच्चे हैं, इसमें और होशियार बच्चे हैं। ठीक है, सबसे सिंपल समझिएगा, ठीक है, सबसे सिंपल समझिएगा, पढ़ ले शादी के बाद इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन टकराएंगे। चलो बहुत बढ़िया, उससे ऊर्जा उत्पन्न होगी और उस ऊर्जा से एक छोटा इलेक्ट्रॉन होगा, लिटिल इलेक्ट्रॉन, वो आगे चलकर लिटिल इलेक्ट्रॉन फिर कक्षा में आएगा हमारी में, फिर क्वेश्चन करेगा यही वाला, पढ़ ले। ठीक है, समझ गए। हाँ आप एक चीज समझिए, उन्होंने क्या कहा, इसमें कुछ होशियार बच्चों की एक लिस्ट है, सबसे कम होशियार, उससे ज्यादा होशियार, उससे ज्यादा होशियार और सबसे ज्यादा होशियार। उन्होंने कहा अगर ये एन कक्षा का सबसे ज्यादा होशियार बच्चे ने दंगल की ना, तो उसको उठाकर एम में डाल देंगे, और दंगली हुआ तो उसको उठाकर एल में डाल देंगे, और दंगली हुआ तो उसको उठाकर के में डाल देंगे, सबसे बेकार कक्षा में। वही इन्होंने कहा कि अगर के में सबसे बेकार बच्चे हैं, उसमें कोई इंटेलिजेंट बच्चा आ जाता है तो उसको उठाकर एल में डाल देंगे, अच्छी कक्षा में। उसी तरीके से एल के होशियार बच्चे को हम एम में डाल देंगे, यानी एम के लेवल का काम कर रहा है, अगर एम का बच्चा जो है एन के लेवल का काम कर रहा है तो उसे एन कक्षा में डाल देंगे। तो कहने का मतलब ये, तब तक हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते, तब तक काम चलता रहेगा, नॉर्मल इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते रहेंगे। अगर हमें जरूरत है के शेल के इलेक्ट्रॉन को एल में लाने के लिए, तो हमें एनर्जी देनी होगी, क्योंकि ज्यादा ऊर्जा वाली कक्षा है, और हमें अगर एन के इलेक्ट्रॉन को एल में डालना है या फिर एल के में डालना है, तो हमें इलेक्ट्रॉन का लॉस, मतलब ऊर्जा का लॉस करना होगा।
ठीक है, नेक्स्ट आप इसके एक बार इसमें इस स्लाइड को कॉपी करता हूं और यहां पर आपको एक बार इस चीज को लिखवा देता हूं। ये नील्स बोर का जो परमाणु मॉडल है, इसकी दूसरी कमी इन्होंने कैसे पूरी की है ना, दूसरी कमी इन्होंने कैसे पूरी की। यही तो दो कमियां थी, बाकी तो सब ठीक था ना। हाँ, तो आप लिखेंगे इन्होंने कहा, नील्स बोर ने कहा, नील्स बोर ने इलेक्ट्रॉनों को उनकी ऊर्जा के क्रम में रखा, उनकी एनर्जी के क्रम में रखा और कहा अगर कम ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन को, कम ऊर्जा वाली कक्षा के इलेक्ट्रॉन को ज्यादा ऊर्जा वाली कक्षा के इलेक्ट्रॉन में लाना है, ज्यादा ऊर्जा वाली कक्षा में लाना है, ज्यादा ऊर्जा वाली कक्षा में लाना है, तो ऊर्जा, आप मुझे इस डैश का मतलब बताएंगे, तो ऊर्जा डैश होगी, लेनी होगी या देनी होगी, पहली चीज है ना, पहली चीज डैश, फर्स्ट पे डैश बताएंगे क्या होगा फर्स्ट पे। सेकंड उन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा अगर ज्यादा ऊर्जा वाली कक्षा से, ज्यादा ऊर्जा वाली कक्षा से इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाली कक्षा में लाने हैं तो ऊर्जा डैश होगी। बताइए दोनों में डैश की जगह पर क्या होगा। तो अगर हमें पहले वाले को लेकर मैं बात कर रहा हूं, नील्स बोर ने कहा अगर हमें क्या करना है, कम ऊर्जा से ज्यादा ऊर्जा में जाना है ना। देखिएगा मैंने क्या कहा, अगर हमें कम ऊर्जा से वाली कक्षा से ज्यादा ऊर्जा वाली कक्षा में जाना है, हाँ बताओ फटाफट बताओ क्या होगा। हाँ बहुत बढ़िया, यहां पर बढ़ानी पड़ेगी, यहां पर क्या है, देनी पड़ेगी ऊर्जा, है ना, ऊर्जा बढ़ानी पड़ेगी, बढ़ानी या फिर देनी, कुछ भी लिख दो, बढ़ानी होगी है ना, क्योंकि ज्यादा में जा रहा है तो ज्यादा के लिए तो ज्यादा ऊर्जा चाहिए होगी ना, उसका लेवल, मेंटल लेवल हाई होना चाहिए, तभी तो हाई क्लास में जाएगा। और इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कम, इसमें क्या कह रहा है, ज्यादा से कम में जाना है, ज्यादा से कम में जाना तो भैया डफर होना पड़ेगा उसके लिए, है ना, डफर होना पड़ेगा, यानी लॉस करनी पड़ेगी एनर्जी। यहां तक की चीजों में किसी तरीके की कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए, है ना, यहां तक कोई दिक्कत समस्या है तो मुझसे एक बार पूछो। ये दो मॉडल बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया हमने। कौन कौन से दो मॉडल कंप्लीट कर लिए हैं, एक रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और दूसरा नील्स बोर का परमाणु मॉडल, दोनों कंप्लीट हुए। कोई दिक्कत समस्या यहां तक है तो मुझसे एक बार पूछो मेरे भाई, वरना तो मैं आगे क्यों पढ़ूंगा। यहां तक किसी तरीके की कोई दिक्कत है तो हाँ ठीक है, सेकंड में लॉस करना पड़ेगा, फर्स्ट में बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है चलिएगा। सर भारत में 48 लाख शादियां हो रही हैं, क्या आपका नाम है उसमें? अच्छा बहुत बढ़िया बेटे, करवा चौथ खुलवाने के लिए जरूरी नहीं है शादी करना। बड़े आगे की ओर, नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर लेकर बात करते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्या हुआ, नेक्स्ट क्या होता है, आइएगा यहां पर आगे। देखिए उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसको क्लास बोला है ना, कक्षा बोला। तो आप जब किसी क्लास में जाते हो तो क्या करते हो, है ना, जब आप किसी क्लास में जाते हो तो आप देखते हो 9th क्लास का सेक्शन ए है, सेक्शन बी है, 10th क्लास का सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। तो आपने क्या देखा, जैसे जैसे बच्चों की संख्या बढ़ती जाती है, जैसे जैसे बच्चों की संख्या बढ़ती जाती है उसी हिसाब से हम सेक्शन बांट देते हैं। अरे हाँ या ना मुझे बताओ, जैसे जैसे बच्चों की संख्या बढ़ेगी हम सेक्शन भी तो डिवाइड करेंगे। उसी तरीके से इन्होंने ऑर्बिट को ऑर्बिटल्स में बांटा, कक्षाओं को उपकक्षाओं में बांटा। और उपकक्षाएं कौन सी थी, तो आप लिखेंगे इनके कहने, नील्स बोर ने ऑर्बिट्स को ऑर्बिटल्स में बांटा, यानी उपकक्षाओं में बांटा। और उपकक्षाएं कौन कौन सी थी, एस पी डी और एफ, एस पी डी और एफ। इन्होंने कहा कि जो हमारे पास सेक्शन एस है ना, सेक्शन एस है ना, इन्होंने जो है क्लासों को बांट दिया, सेक्शन एस, सेक्शन पी, सेक्शन डी, सेक्शन एफ। तो इन्होंने कहा एस पी डी और एफ, 4 सेक्शन में इन्होंने हर कक्षा को बांट दिया, है ना। जैसे जैसे बच्चे होंगे हम उस हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे, है ना, मतलब बच्चे वो वाले बच्चे नहीं, बच्चे ये वाले बच्चे नहीं, वो दूसरे वाले बच्चे, है ना। कैसे कैसे बांटा, इन्होंने कहा सेक्शन एस जो होगा इसमें 2 बच्चे रहेंगे,
सेक्शन पी जो होगा इसमें 6 बच्चे रहेंगे, सेक्शन डी जो होगा इसमें 10 बच्चे होंगे, और सेक्शन एफ जो होगा उसमें हमारे पास 14 बच्चे होंगे। सेक्शन एफ में कितने बच्चे होंगे? 14 बच्चे होंगे। सेक्शन एफ में कितने बच्चे होंगे? सेक्शन एफ में 14 बच्चे होंगे। अब मुझे बताइएगा, मैं यहां पर क्या कह रहा हूं? मैं यहां पर यह कह रहा हूं कि के, एल, एम और एन ठीक है। मैं कह रहा हूं इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? इसमें थे 2। इसमें कितने थे? इसमें थे हमारे पास 8। इसमें थे 18। और इसमें कितने थे? इसमें थे 32। ठीक है नहीं? अब मुझे सेक्शन बांट के बता दो कैसे सेक्शन बटेंगे। अगर मैं ये कह रहा हूं, मुझे बताओ के सेक्शन में कौन कौन से, मतलब के जो क्लास है उसमें एसपीडीएफ पीडीएफ, मुझे बताएंगे सबसे पहले कि के सेक्शन में एसपीडीएफ में से कौन सा सेक्शन रखा जाएगा? एक सेक्शन कौन सा रख सकते हैं बच्चों को बांटने के हिसाब से? ठीक है, बच्चों को बांटने के हिसाब से बहुत बढ़िया है ना। इसमें केवल हम एस सेक्शन को ही रख सकते हैं। आप पूछोगे सर क्यों? क्योंकि 2 बच्चे हैं और 2 किसमें आ जाएंगे? सेक्शन एस पर आकर खत्म हो जाएंगे, केवल एस में। अच्छा, मुझे क्या बताएंगे एल जो कक्षा है मेरे पास, एल जो मेरे पास क्लास है उसमें कौन कौन से सेक्शन आप बनाओगे? एल में कौन कौन से बनाओगे? एसपीडीएफ में से एल में कौन से होंगे? एसपीडीएफ में से एल में कौन से होंगे? तो सीधी सी बात है, एल में हमारे पास कौन कौन से होंगे? क्योंकि 8 है तो हम 2 सेक्शन बना सकते हैं, एक 2 का और एक 6 का, 8 पूरे हो जाएंगे। तो इसका मतलब इसमें कौन कौन से सेक्शन हो सकते हैं? एस और पी सेक्शन में इसे बांट सकते हैं, और इसको केवल एस सेक्शन में बांट सकते हैं। अब मुझे बताओ एम में हम कौन कौन से दे सकते हैं? तो एक बार मुझे समझ जाइएगा, एम में कितने हैं इलेक्ट्रॉन? 18 हैं, तो 6 2 8 और 10 18, यानी एसपीडी 3 सेक्शन में से हम बांट सकते हैं, एस पी और डी, है ना, एस पी और डी, और बाकी का हम एसपीडीएफ, है ना, एस पी डी और एफ। क्या बिल्कुल ये चीजें क्लियर है? अरे हाँ या ना, है ना, हाँ या ना। मुझे एक चीज बताइएगा, मम्मी ने दूध दिया, आप भी पी लीजिए। हमें दूध अभी तक छोड़ा नहीं है तुमने, है? चलिए आगे क्यों, नेक्स्ट आगे क्यों पढ़ते हैं। नील्स बोर्ड ने क्या कहा? नील्स बोर्ड ने कहा कि जो हमारे पास कक्षाएं हैं उनको उप कक्षाओं में बांटा, यानी ऑर्बिटल्स में बांटा, सेक्शंस में बांटा, है ना। तो हमने बच्चों के हिसाब से बांटा, एस सेक्शन में 2 बच्चे, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14 बच्चे होंगे। तो उसी हिसाब से के में केवल एक सेक्शन आएगा एस, एल में केवल 2 सेक्शन आएंगे एसपी, और एम में केवल एसपीडी आएंगे, और एन में जो है एसपीडीएफ 3 सेक्शन आएंगे, 4 सेक्शन आएंगे। क्लियर है? चलेगा, बहुत बढ़िया, है ना। तो यहां तक की क्लास आपको कैसी लगी? ये हमने सेक्शंस को बांटा। अब कल की क्लास में हम पढ़ रहे होंगे कि एसपीडीएफ में इलेक्ट्रॉन्स को किस प्रकार से रखा जाता है, उनके क्रम और उनको लेकर अफवाहों का नियम है ना, और भी कई नियम है जिनको लेकर कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक। तो एक बार मुझे यहां तक की चीजों को लेकर बताएंगे, फिर आगे की पढ़ रहेंगे। आपके कितने बच्चे हैं मुझ पर डिपेंड नहीं करता, वो हम पर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आज की क्लास यहीं पर रखेंगे, आप आगे का डिस्कशन जो है देखिएगा। आज हमने किस किस को पढ़ा? आज हमने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को पढ़ा, इसके अलावा रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को पढ़ा, उसके बाद नील्स बोर का परमाणु मॉडल आया, नील्स बोर के परमाणु मॉडल को कंप्लीटली समझा और उसको लेकर कितने कंसेप्ट बन सकते हैं उसको समझा। कल हम एसपीडीएफ में किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को रखा जाता है उसको लेकर बात है। ठीक है, तो ख्याल रखिएगा अपना। और अगर किसी वजह से किसी दिन वाईफाई की वजह से दिक्कत होती है, क्लास नहीं हो पाती है, तो मैं उसका रिकॉर्डेड पोर्शन रिकॉर्ड करके डलवाऊंगा, पुराना नहीं नया, तो उसको आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लेना, 1-2 घंटे आगे पीछे चल जाएगा, परेशान मत होना। ठीक है, तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छी लगी होगी क्लास, शायद ऐसा आपने पहले नहीं पढ़ा होगा एग्जांपल्स के साथ। ठीक है, चलिए।